कैसे होता है, कैसे इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं? खुशियाँ कौन से पार्ट ऑफ लाइफ की आएँगी सर, वो कैसे देखना है? ये देखिए वो साल आ गया ना कुंजल जी यहाँ पर, ये साल आ गया जो आपको जुपिटर से, जैसे जुपिटर का साल आ गया, मान लीजिए 27 आ गया, तो 27th ईयर के अंदर जुपिटर आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। आप शुक्र से निकाल लीजिए, शुक्र अगर आपको 33वाँ साल देता है, तो 33वें साल में आपको शुक्र की तरफ से अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? इन चीज़ों को आप यहाँ से कैलकुलेट कर। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन था कि इस चीज़ को शोधे पेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। शोधे पेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, शोधे पेंट से मैंने कैलकुलेट करके देखा है, बट शोधे पेंट से रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि शोधे पेंट को कैलकुलेट करने के, शोधन करने के 2-3 मेथड्स दिए हुए हैं, 3-4 मेथड्स हैं। शोधे पेंट को कैलकुलेट शोधन करने के लिए बेसिक पाराशर होरा शास्त्र में जो मेथड दिया गया है, एक तो वो मेथड हो गया। उसके बाद अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग-अलग पद्धति के अंदर शोधन के अलग-अलग मेथड्स उसमें दिए हुए हैं। तो उसमें कोई यूनानिमिटी नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर से भी कैलकुलेट करेंगे, तो कई सॉफ्टवेयर्स आपसे पूछते हैं कि शोधन कौन-सी पद्धति से करना है, किस मेथड से करना है। शोधन के 3-4 मेथड उसमें दिए हुए हैं। सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप शोधन किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर कोई यूनानिमिटी नहीं है कि कौन-सा शोधन का तरीका ठीक है। इसलिए शोधन से जो रिज़ल्ट निकलते हैं, वो वेरी कर सकते हैं कई बार, ठीक है? और साहब कोई और मेथड यूज़ करेंगे, कोई और साहब एस्ट्रोलॉजर ने कुछ और मेथड बताए हुए हैं, किसी क्लासिक में कोई मेथड लिखा हुआ है, कहीं कुछ और मेथड लिखा हुआ है। हर एक का शोधन का तरीका अलग-अलग है। और कई सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लेंगे कि आपको शोधन किस तरीके से करना है। आप जो शोधन का तरीका बताएँगे उस तरीके से वो निकाल देगा। तो शोधन के अंदर इसलिए मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि आप सही मेथड अगर चूज़ करेंगे तभी सही रिज़ल्ट निकल पाएगा। अगर मेथड आपने कोई ऐसा ले लिया तो आपके रिज़ल्ट ही गलत हो जाएँगे। ठीक है? 4 मेथड्स अगर हैं तो 4 मेथड अलग-अलग आंसर आपको देंगे। ये श्योर है कि चारों मेथड अलग-अलग आंसर ही देंगे आपको, अगर 4 मेथड दिए हुए हैं। अगर 3 मेथड सॉफ्टवेयर ने लिए हुए हैं तो 3 मेथड आपको अलग-अलग आंसर देंगे। तो आपके लिए जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन से चीज़ को आप सही मानें। तो वो एक थोड़ा-सा उसमें इश्यू आता है। वीनस और जुपिटर के साथ मेलेफिक को तब भी यही मेथड करना है। जी, बिल्कुल यही मेथड करना है मैम, क्योंकि वीनस और जुपिटर के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट्स का जो रूल बुध के लिए लगाया गया, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बुध के लिए कहा जाता है कि उसके ऊपर 7 घटे प्लैनेट का, यानी कि कंजंक्शन का इफ़ेक्ट आ जाता है। जुपिटर और वीनस के लिए ये चीज़ नहीं कही गई है। जुपिटर और वीनस जो हैं, वो अपना नैसर्गिक नेचर जो है, उनके नैसर्गिक प्रभाव जो है, उसे वो छोड़ते नहीं हैं। कम हो जाता है दूसरे प्लैनेट की वजह से, बट वो छोड़ते नहीं हैं। बुध के लिए कहा जाता है कि अगर वो मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा तो वो पूरी तरह से मेलेफिक ही हो जाता है। अगर बुध केतु के साथ बैठ गया तो अब वो बुध जो है कि मेलेफिक रिजल्ट ही देगा, अब वो अपनी शुभता को भूल जाएगा। इसलिए जो आपका क्वेश्चन है कि वीनस और जुपिटर के लिए मेलेफिक हो तब भी यही मेथड यूज़ करना है, उनको मेलेफिक कंसीडर नहीं। महादशा देखनी है कि नहीं? यस, महादशा अगर है तो ये रिजल्ट ज़्यादा प्रोत्साहन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर शनि का आपने पीरियड निकाला है और उसी समय में शनि की दशा, महादशा या अंतर्दशा या शनि की साढ़े सात ही चल रही है, तो वो नक्षत्र थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बाकी चीज़ों के साथ क्लब कर लेना है, अगर वहाँ पर मरकरी इज़ सिटिंग विद मार्स एंड मून, मरकरी अगर मंगल के साथ बैठा है तो खराब रिज़ल्ट देगा, मून के साथ बैठा है तो पक्षबली मून अगर है तो ठीक है, अगर पक्षबली नहीं हुआ तो मून भी, चंद्रमा जो होता है वो भी गलत हो जाता है। ये चंद्रमा के लिए एक रूल कहा जाता है कि अगर चंद्रमा पक्षबली नहीं है मतलब अमावस्या से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद का जो चंद्रमा होता है, वो पक्षबली नहीं होता, वो मेलेफिक रिज़ल्ट देता है। अमावस्या 6 दिन पहले, 6 दिन बाद का चंद्रमा मेलेफिक रिज़ल्ट देता है, इसलिए वो पक्षबली नहीं होता और वो मेलेफिक रिज़ल्ट। बुध एंड सन तो बुध की तो नेचुरल पोज़ीशन सूर्य के साथ ही होती है, तो आप उसे ऑस्पिशियस ही मानिए। दूसरे सूर्य के जो पॉइंट है आपने हमने देखे थे, 48 पॉइंट्स हैं सूर्य के, अष्टक वर्ग। तो सूर्य को अष्टक वर्ग में बहुत खराब नहीं माना गया है, इसलिए बुध और सूर्य को आप साथ में कंसीडर कर सकते हैं। अब ये राइज़ एंड चेंज इन स्टेटस, इसके लिए एक जनरल जनरल ये कहा जाता है कि लग्न के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, ये वो वाला साल होगा। लग्न के अंदर अष्टक वर्ग में जितने पॉइंट्स हैं, ये वो वाला साल है जिस साल के अंदर लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आएँगे, स्टेटस चेंज होगा इंसान का, वो जिस स्टेटस के ऊपर है उससे वो आगे बढ़ेगा। तो लग्न के पॉइंट्स को देखिए, अगर लग्न के अंदर 32 पॉइंट है, 28 पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, उस समय लाइफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ओवरऑल स्टेटस इन लाइफ अगर हमें निकालना है, पूरी ज़िंदगी का उसका ओवरऑल स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है? वो आदमी इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, अपना काम करेगा, दूसरों का काम करेगा, नौकरी करेगा या मालिक होगा, ये चीज़ें निकालनी है, इसके लिए एक और मेथड दिया गया है। पहला, 5वां और 9वां भाव लेना है, या राशि नहीं लेनी है, भाव लेना है।
फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को कंसिडर करिए, इन भाव को बंधु कहा गया है। बंधु मतलब जो दूसरों को सपोर्ट करे। सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ इनको सेवक भाव कहा गया है, जो दूसरों के लिए काम करेंगे। सेवक मतलब जो दूसरों का काम करेंगे। 3, 7 और 11 भाव ये पोषक हैं, जो दूसरों का पोषण करेंगे, दूसरों का भरण पोषण करेंगे। नर्च, वन हु नर्चेस, जो दूसरों का भरण पोषण करता है, मतलब दूसरे उसके ऊपर डिपेंड होंगे। 4, 8 एंड 12 वो हाउसेज हैं घटक, जहाँ पर वो दूसरों की सेवा करें। ये 4 तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है। अब आप इन चारों के पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर घटक के पॉइंट्स पोषक से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ज़िंदगी में लॉसेस रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएँगी, दूसरों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। घटक हो गया 4, 8 और 12, ठीक है? 4, 8, 12 के अंदर से आप लगाइए, देखिए कि 2-2 त्रिक भाव ही यहाँ पर आ गए। 8 और 12 तो 2 त्रिक भाव पहुँच गए घटक के अंदर। तो 2 त्रिक भाव अगर आ गए, तो इसका मतलब यही है कि आपको सारी ज़िंदगी परेशानियाँ ही रहेंगी यहाँ पर। 2 त्रिक भाव मिल गए हैं तो। एक सुख भाव तो मिला, बट साथ में 2 त्रिक भाव भी मिल गए। दूसरा, अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष से, तो एक वो मोक्ष के घर हो गए। मोक्ष का मतलब सब चीज़ों को छोड़ना, पर कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ये घरों ने आपसे सब कुछ छुड़वाना है अल्टीमेट। तो यहाँ पर लॉसेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, दूसरों से सपोर्ट नहीं मिलेगा घटक, अगर घटक के पॉइंट पोषक से ज़्यादा है। अगर पोषक के पॉइंट्स, पोषक के बिंदु घटक से ज़्यादा हैं, तो वेल्दी पर्सन होगा, पीसफुल फैमिली लाइफ होगी, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी रहेगी लाइफ। थर्ड है बंधु और सेवक को। अगर आप देखेंगे बंधु और सेवक के अंदर, अगर बंधु के पॉइंट सेवक से ज्यादा हैं, तो वो आदमी सेल्फ मेड होगा, उसके इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, अपनी मेहनत से कमाएगा, अपनी मेहनत से खाएगा, दूसरों का उसे सपोर्ट मिलेगा। बंधु के पॉइंट्स अगर सेवक से ज्यादा, और अगर उल्टा हो जाएगा, सेवक के पॉइंट बंधु से ज्यादा होंगे, तो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करता रहेगा। सेवक हो गया 2, 6, 10, 10 नंबर यानी कर्म स्थान, तो सारी जिंदगी दूसरों के लिए कर्म करते रहेंगे। और बंधु जो है, ये है मैं, इसमें लग्न आ जाता है मैं, तो लग्न अगर स्ट्रांग है तो वो दूसरों को सपोर्ट करेगा। 6 नंबर, ये 10 नंबर आ गया कर्म, कर्म करते रहिए बस दूसरों के लिए, तो ये सेवक भाव हो गया। 6 नंबर नौकरी का होता है, 6 नंबर नौकरों का कहा जाता है, नौकर का, नौकरी का, तो 6 नंबर मतलब इन्वॉल्व हो गया, तो आप वैसे ही दूसरे के नौकर हो गए यहाँ। तो 6 नंबर का जो त्रिकोण बना है, इसका मतलब आप सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। ये हो गया दूसरों का स्लेवरी या दास्ता, नौकरी, और ये हो गया कर्म। आपका कर्म जो है दूसरों की नौकरी का रहेगा। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर। घटक के पॉइंट पोषक से ज्यादा है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी, पोषक ज्यादा है तो आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ होगी, पीसफुल फैमिली लाइफ होगी, इंडिपेंडेंट इनकम अगर आपके वेल्दी होंगे। बंधु के ज्यादा है तो अपनी मेहनत से आदमी कमाए, दूसरों को सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न इन्वॉल्व हो गया, भाग्य इन्वॉल्व हो गया, लग्न और भाग्य इन्वॉल्व हो गया। और एक त्रिकोण स्थान भी आपको यहाँ पर, 2 त्रिकोण स्थान मिल गए, और तीसरा भी त्रिकोण ही है, तो तीनों त्रिकोण मिल गए तो बेस्ट हो गया यहाँ पर। एक लग्न हो गया, 5, एक आपको त्रिकोण मिल गया, 9 फिर त्रिकोण मिल गया, बेस्ट हो गया बंधु। और ये होते हैं लक्ष्मी स्थान। 1, 5, 9 अगर आपको मिल गया, मतलब लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाएंगे, दूसरों के लिए भी कमाएंगे, उनको भी सपोर्ट करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये एक चार्ट है यहाँ पर। अब इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर अगर आपने निकालना है, यहाँ पर 1, 5 और 9 के पॉइंट्स निकालिए। 1 के अंदर पॉइंट है 36, 5 में पॉइंट है 23। ये देखिए, 1 के पॉइंट है 36, 5 के पॉइंट्स है 23, और 9 के पॉइंट्स है 24। इन तीनों को ऐड करिए, इन तीनों का टोटल आएगा 83। इसी तरह से 2, 6 और 10 के पॉइंट्स को ऐड करेंगे, ये पहला टोटल तो आ गया 36, 23 और 24 का 83 आ गया। दूसरा ऐड करिए आप 2, 6, 10 का, 2 हो गया ये हो गया दूसरा। 6 नंबर ये हो गया 26, 29, 26 और 35, इसको ऐड कर लीजिए। 29, 26 और 35 ये हो गया 19। अब उसके बाद तीसरा ऐड करेंगे। तीसरा ऐड अगर हमने किया है, तो वो तीसरे ग्रुप को आप पॉइंट्स निकाल लीजिए। तीसरा था पोषक 3, 3 को ऐड करिए, 7 को ऐड करिए और 11 को ऐड कर लीजिए। 3, 7, 11।
इनको ऐड किया तो 74 आ गया, और घटक को ऐड किया तो वो आ गया 74। घटक ये हो गया 4, 8, 12, ये आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने देखिए बंधु और सेवक में किसके पॉइंट ज़्यादा है, बंधु के पॉइंट्स कम है, सेवक के ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि आदमी सारी जिंदगी नौकरी करेगा, तो मेजर पार्ट जो होगा लाइफ का ये नौकरी करेगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस के चांसेस बहुत कम है, अपने काम के चांसेस कम है। ही विल वर्क फॉर अदर्स, क्योंकि सेवक के पॉइंट बंधु से ज़्यादा है, नौकरी करेगा। अभी इसी चार्ट को हमने पीछे देखा था, इसी चार्ट को हमने दूसरे तरीके से पीछे से एनालाइज किया था। तो यहाँ देखिए आप इसके इसके एक दूसरा तरीका जो हमने अभी इसी चार्ट को लिया था, वहां पर हमने देखा था कि इसके 9th हाउस, सॉरी, इसका जो ये है 11th हाउस से 12th हाउस के पॉइंट्स कम है, तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है। सेकंड हाउस से भी 12th हाउस ज्यादा वीक है, तो मतलब सेविंग्स ज्यादा है, खर्चे कम है। तो इनकम तो हो रही है, सेविंग्स भी हो रही है, बट दूसरों का काम करके होगी, अपने काम से नहीं होगी। आप दो तरीके से इस चीज को एनालाइज करिए। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, बट बाय वर्किंग फॉर अदर्स, बाय बीइंग अ सेवक, बाय नॉट बीइंग अ बंधु। ठीक है, दो चीजों को आपने क्लब कर लिया यहाँ। पोषक और घटक में ऐसे अगर आप देखेंगे तो पोषक के पॉइंट ज्यादा है। फैमिली लाइफ पीसफुल होगी, वेल्दी होगा, पीसफुल होगा। वेल्दी आपने ऐसे भी निकाल लिया था कि सेकंड हाउस के पॉइंट कम है, ट्वेल्थ के, सॉरी, सेकंड हाउस के पॉइंट ज्यादा है, ट्वेल्थ के कम है, 11th के ज्यादा है, सेकंड के कम है, तो वहां से भी ये चीज निकल आती है। तो वेल्दी होगा, पीसफुल फैमिली लाइफ होगी, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ रहेगी, बट दूसरों की नौकरी करके, नॉट बाय वर्किंग फॉर होम। आगे चलें या यहाँ पर रुके? किसी का अगर कोई है तो प्लीज टाइप कर दीजिए, आई विल वेट, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। सिंपल था ये वैसे कैलकुलेशन, बट मैं यहाँ पर दो चीज़ों को मिलाना चाहता था। 10th 11th हाउस की रीडिंग को यहाँ पर बंधु पोषक घटक से मैं मिलाना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया कि आप दो तरफ के रिजल्ट्स को इस तरह से इसमें कंबाइन करके टोटल पिक्चर निकाल सकते हैं, वेरिफिकेशन भी हो जाता है आपका अष्टक में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड सोल। आपकी किसी को अब ये निकालना है कि उसकी ओवरऑल इनर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है या आउटर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर धीरे चल रहा हूँ, अगर वेबिनार एक्सटेंड हो जाएगा तो होने दीजिए इसे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस काम के लिए हम आए हैं वो हो जाए, बजाय इसके कि 2 घंटे को हम देखें। अभी 1.5 घंटा हो चुका है, अगर ये 2 घंटे से आगे चलता है तो मैं इसे चला दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। खींचूंगा नहीं मैं चीज़ों को, यहाँ पर जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, सब चीज़ें बहुत आराम से रहेंगी ताकि आपको समझ में आए। कहीं भी अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है, उसी समय रोक दीजिए। तो हमें ये देखना है कि हमारी इनर पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बाहर का। ठीक है, अंदर ताकत है, ठीक है, आत्मा में, और इनर स्ट्रेंथ है या नहीं है हमारे, वो चेक करना। इनर सेल्फ को अगर आपने चेक करना है, उसके लिए क्या करना है, आपने केंद्र और त्रिकोण के पॉइंट्स को ऐड करना है। किसी भी चार्ट में सिर्फ आप ये नोट कर लीजिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमने चीजें करके देख ली हैं, अब यहाँ पर चार्ट की जरूरत नहीं है। तो केंद्र के पॉइंट हो गए मतलब 1, 4, 7, 10, तो त्रिकोण हो गए 5 और 9 लगा लीजिए। 1, 4, 7, 10, 5, 9 के पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए। ये हो गया हमारा इनर सेल्फ। और आउटर सेल्फ के लिए जो बाकी के 6 घर बने उनको ले लीजिए, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 8 और 11, 12, इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके इनर सेल्फ के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, आउटर से ज़्यादा हैं, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। ठीक है, उसकी अंदर की पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, वो पर्सन बेसिकली इनहेरेंटली ही स्ट्रॉन्ग। तो अगर इनर के पॉइंट ज़्यादा हैं, केंद्र और त्रिकोण के पॉइंट ज़्यादा हैं, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, गॉड फेयरिंग, रिलीजियस, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल, मतलब बेसिकली पॉजिटिव पर्सनालिटी उसकी। आउटर सेल्फ के पॉइंट्स अगर ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा, ग्रीडी, सेल्फिश, इम्पेशेंट, जेलस, थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स उसके अंदर आ गए। तो इस तरह से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। केंद्र त्रिकोण के पॉइंट्स को ऐड करिए, बाकी के 6 ग्रहों के पॉइंट्स को ऐड करिए, देख लीजिए कि कहाँ ज़्यादा है। केंद्र त्रिकोण ज़्यादा है तो वो आदमी पीसफुल, कंटेंटेड और संत इंसान जिसे कहते हैं, संत प्रवृत्ति का इंसान होगा। अगर दो बाकी के पॉइंट से ज़्यादा है तो वो एक मटेरियलिस्ट आदमी हो गया। मटेरियलिस्ट वाली सारी उसमें क्वालिटीज आती है, ग्रीडी भी होगा, सेल्फिश भी होगा, जेलस भी होगा, सब कुछ। ये से आपने अपना निकाल लिया कि आपकी आत्मिक शक्ति कितनी है। अब थोड़ा भिन्नाष्टक के ऊपर आते हैं। भिन्नाष्टक जैसे मैंने बताया था कि भिन्नाष्टक होता है हर ग्रह का अपना बनता है, इसकी भी बहुत बड़ी यूटिलिटी है यहाँ पर। भिन्नाष्टक का प्रयोग जो होता है दशाओं के अंदर बहुत किया जाता है।
विंशोत्तरी दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को यहीं से चेक किया जाता है, क्योंकि समुदाय अष्टक वर्ग से तो आप भाव को निकालते हैं, भाव की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? कोई प्लैनेट वहाँ जाके कैसे रिजल्ट देगा उस पूरे भाव के लिए वो निकालते हैं। ग्रहों का आपसी का जो तालमेल है, वो निकलेगा भिन्नाष्टक से। ग्रह की जो अपनी रियल स्ट्रेंथ है, वो निकलेगी भिन्नाष्टक से। तो भिन्नाष्टक की यहाँ पर बहुत बड़ी एक यूटिलिटी होती है। तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सूर्य का भिन्नाष्टक लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रिजल्ट्स जो भिन्नाष्टक से निकाल सकते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। भिन्नाष्टक के लिए ये हमने एक एग्जांपल ले लिया सूर्य के भिन्नाष्टक का। यहाँ पर सूर्य चौथे भाव में बैठा, तो यहाँ पर अब ये देखेंगे कि सूर्य को भिन्नाष्टक में, अपने ही भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। तो जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं नेटल चार्ट में यानी कि जन्म चार्ट में, वहाँ पर 7 पॉइंट मिले हुए हैं। एवरेज होती है 4 की, ठीक है? सूर्य के पॉइंट होते हैं टोटल 48। टोटल सूर्य को 48 पॉइंट्स मिलते हैं भिन्नाष्टक में। तो 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे 12 राशियों से, तो एग्जैक्टली 4 आता है सूर्य के लिए, एग्जैक्टली 4। तो यहाँ सूर्य के एवरेज से बहुत ज्यादा पॉइंट, 4 एवरेज होने चाहिए। सूर्य को यहाँ पर 7 पॉइंट मिले हुए हैं जन्म के समय। जन्म के समय सूर्य को 7 पॉइंट मिले हैं। जन्म के समय जो सिचुएशन होती है ग्रह की, वो ये बताती है कि उस प्लेनेट के अंदर अपनी ताकत कितनी है। किसी भी ग्रह को उसके भिन्नाष्टक में जाके चेक करना होगा कि वहां पर उसे उस राशि में, जहां पर वो जन्म राशि में बैठा हुआ है, कितने पॉइंट मिले हुए हैं। वो आपको दिखाएगा कि उसकी जन्म के समय कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो राशि उसकी शत्रु है, मित्र है, वो चीजें अभी हटा के सिर्फ उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को चेक करना है कि सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य को 7 पॉइंट मिले हुए हैं, एवरेज केवल 4 की। तो चेक बिंदु रिसीव्ड बाय प्लैनेट इन दी जन्म लग्न राशि, जन्म लग्न की राशि के अंदर उसके हिसाब से उसको अपने भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले हुए ये आपको चेक। अगर बिंदु 4 से ज्यादा है तो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ये 7 साइन, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, 9 साइन के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं और यहाँ पर उसे 7 पॉइंट मिले, ठीक है? अगर 4 से कम है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 9 साइन के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं 7 पॉइंट के साथ, ये 7 को 9 रीड करिएगा। अगर बिंदु 4 से कम है तो प्लेनेट वीक हो गया, क्योंकि 4 से कम का मतलब है कि एवरेज से कम उसके पॉइंट आ गए। तो भिन्नाष्टक से आप ग्रह की हिडन स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, जिन चीजों को चेक करने के लिए कि वो किस राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अग्नि तत्व में बैठा है, जल तत्व में बैठा है, उसके ऊपर किसका प्रभाव आ रहा है, कितनी दृष्टि आ रही है, नवांश में कहाँ चला गया, दशमांश में कहाँ चला गया, ये सारी चीजों की जगह आप सीधे जाके उसको देखिए कि उसको उसके भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले, सूर्य को सूर्य में कितने पॉइंट मिले हुए हैं, और शनि को शनि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं, मंगल को मंगल में भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले हुए हैं, जन्म राशि के, वो सॉरी जन्म के समय जिस राशि में होते हैं उसमें कितने पॉइंट मिले हुए हैं। आपको इमीडिएटली उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा। अब जहां पर उसे 4 से ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, किसी भी ग्रह को 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, उनको चेक करिए। तो जैसे यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इस चार्ट के अंदर कि छठी राशि में यानी कि लग्न, ये लग्न के अंदर छठी राशि आ रही है, तो लग्न के अंदर 4 पॉइंट मिले हुए, छठी राशि में 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट मिले हैं। 7वीं राशि के अंदर दूसरे भाव के अंदर ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं। 8वीं राशि के अंदर 4 पॉइंट मिले हुए हैं, तो यहाँ 8वीं लिखी मैंने। 9वीं राशि में तो 7 पॉइंट मिले हुए हैं, वो लिख दिया। 12th साइन, 12th मतलब 7वां भाव, 7वें भाव में 4 पॉइंट मिले हुए हैं। थर्ड साइन ये हो गया, थर्ड साइन में 8 पॉइंट मिले हैं। और फोर्थ साइन मतलब 11वें भाव में यहाँ पर सूर्य को 4 से ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं। 6, 7, 8, 9, 12, 3 और 4, ये 7 ऐसे साइंस हैं, 7 राशियां ऐसी हैं या 7 भाव हैं जहाँ पर सूर्य को 4 से ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं। तो यहाँ से जब भी सूर्य का गोचर होगा, इन भाव में जब भी सूर्य का गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, तो यहाँ से ऑस्पिशियस रिजल्ट सूर्य आपको देगा। और अगर उसी समय सूर्य की दशा अंतर दशा चल रही है तो ये रिजल्ट और ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाएंगे, क्योंकि ये वो राशि है जहाँ पर सूर्य को, ये वो भाव है, ठीक है? इन राशियों से कनेक्टेड जो भाव है, ये वो भाव है जहाँ पर सूर्य ने आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट देने हैं। अगर उसी समय दशा अंतर दशा आ गई तो यहाँ पर रिजल्ट की ऑस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो वाले राशियों को चेक करिए या वो वाले भाव चेक करिए जहाँ पर सूर्य को 4 से कम पॉइंट मिले हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10वीं साइन के अंदर सूर्य को 2 पॉइंट मिले हुए हैं, 11वें साइन के अंदर सूर्य को 3 पॉइंट मिले हुए हैं। पहले साइन में जहाँ पर सूर्य उच्च का होता है वहां पर एक ही पॉइंट मिला हुआ है यहाँ पर। तो अष्टक वर्ग जो होता है आपको ये बता देगा कि आप, कई लोग कहते हैं कि मेरा सूर्य तो मेष राशि में था और मुझे खराब रिजल्ट आया,
और यहाँ पर सूर्य नीच का है, सॉरी सॉरी नीच का नहीं है, यहाँ उच्च का सूर्य भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को मेष राशि में केवल 1 पॉइंट मिला हुआ है। दूसरे साइन के अंदर वृष राशि में 0 पॉइंट है यहाँ पर, 0 पॉइंट। उसके बाद 5th साइन के अंदर सूर्य को 3 पॉइंट मिले हुए। तो ये 5 राशियाँ वो हो गई, और इनसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भाव होंगे, जब वहाँ पर सूर्य का गोचर होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएँगे। चाहे वो उच्च का ही साइन, उच्च वाली राशि ही क्यों ना हो, अगर पॉइंट कम मिले हैं तो रिजल्ट कम आएँगे। यहाँ पर सूर्य की अपनी राशि भी आ गई है, तो सूर्य अपनी उच्च की राशि और अपनी मूल त्रिकोण या अपनी स्व राशि के अंदर भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा यहाँ। कोशिश उसकी यही होगी रिजल्ट दे, पर अष्टक वर्ग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इन राशियों से जब सूर्य का गोचर होगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सूर्य से आपको नहीं मिलेंगे। और अगर किसी राशि में 0 पॉइंट है तो रिजल्ट बहुत ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि अष्टक वर्ग एक ग्रेडिंग सिस्टम है, बेसिकली रेटिंग सिस्टम है। जितने कम पॉइंट होते जाएंगे रिजल्ट खराब होते जाएंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट होते जाएंगे रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे। तो अगर 0 पॉइंट मिले हैं, और ये पॉसिबल है नास्टक में कि 0 पॉइंट मिले, अष्टक वर्ग में पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल 0 पॉइंट मिले, सब होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 7 ग्रहों के पॉइंट ऐड किए जाते हैं। नास्टक में पॉसिबिलिटी है कि कहीं कहीं आपको 0 पॉइंट मिले किसी ग्रह को। तो जहाँ पे 0 पॉइंट मिलेंगे, वहाँ से ग्रह का गोचर मृत्यु तुल्य कष्ट, नियर डेथ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर 0 पॉइंट अगर है, सॉरी सेकंड राशि के अंदर 0 पॉइंट है, तो यहाँ से सूर्य का रिजल्ट बहुत ही मैलेफिक रिजल्ट दे सकता है। तो आप इसके केस में अभी इसमें क्या कह सकते हैं कि ये अप्रैल और मई का महीना सूर्य के लिहाज से इस पर्सन के लिए अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, अप्रैल और मई का महीना इस समय सूर्य का गोचर इस इंसान के लिए अच्छा नहीं है। इन 2 महीनों के अंदर थोड़ा सा ध्यान से रहे। इन 2 महीनों, अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है तो अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आप का, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने सोशल स्टेटस का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और अपने बॉसेस से तो खासतौर से लड़ाई झगड़ा ना करें। गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आगे चलें। कोई क्वेरी यहाँ पर या रुकने की जरूरत हो तो बताइए। चलिए, अभी कोई क्वेरी नहीं है तो वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज, इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं अभी इस कॉन्सेप्ट को, नास्टक के ऊपर ही। अब आपने किसी की क्वेरी आती है कि कौन सा मेरे महीना, कोई मंथ मेरे लिए जो ऑस्पिशियस होगा। ठीक है, कोई मंथ जिसके अंदर मुझे कोई अच्छा काम करना है, तो मुझे बताइए कि कौन से महीने में मैं काम, आपके पास एक क्वेरी आएगी। कैसे निकालेंगे? सूर्य का भिनाष्टक वक्त निकाल लीजिए। ठीक है, उस इंसान के सूर्य का भिनाष्टक वक्त निकालिए और चेक करिए कि सूर्य कहाँ पर किस राशि में बैठे हुए हैं जन्म चार्ट के अंदर, और किस राशि में सूर्य को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले। इस चार्ट को अगर आप चेक करेंगे, सूर्य को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिथुन राशि के अंदर जेमिनी साइन के अंदर मिले हुए हैं, 8 पॉइंट है, और सेजिटेरियस साइन में सूर्य को 7 पॉइंट मिले। ठीक है, तो एक काफ़ी हाई पॉइंट्स है यहाँ पर सूर्य के लिए। तो आप इस इंसान को क्या कह सकते हैं कि जून का महीना उसके लिए अच्छा है। जून के महीने में कोई ऑस्पिशियस काम करना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, कोई घर के अंदर और कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी करनी है, पूजा पाठ करना है, कोई मंदिर की स्थापना करनी है, तो ये काम वो जून के महीने में कर सकता है। और या फिर ये काम करने के लिए दिसंबर के महीने का इंतजार करें। जून और दिसंबर का महीना उसके लिए अच्छा रहेगा, ये सूर्य का भिन्नाष्टक यहाँ पर बता रहा है। तो उसके लिए पूरा का पूरा महीना आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस महीने में उसको ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करनी उसके लिए सूटेबल रहेगी। यहाँ पर राशि को कंसीडर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अष्टक वर्ग के अंदर केवल अष्टक वर्ग के पॉइंट से निकाली जाती है चीज़, वो राशि कैसी थी क्या थी ये नहीं देखा जाता। ये मिथुन राशि है, पर सूर्य को सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहीं पर देने हैं। ये सूर्य और बुध आपस में कोई बहुत अच्छे मित्र नहीं है, बट फिर भी सूर्य ने सबसे अच्छे रिजल्ट मिथुन राशि में देने हैं। अपनी खुद की राशि के अंदर अवॉइड करिए ऐसा एग्जाम,
ऐसा ना हो कि वो इंसान जो है ये सोचे कि सूर्य जब उगता हो जाएगा तो मैं अच्छे काम करूंगा, उल्टा पड़ जाएगा उससे। ये हमने निकाला था एक पूरा महीना जहाँ पर उसे सूर्य के ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी चीज़ को अब आप एक्सटेंड थोड़ा सा कर सकते हैं, इसी चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आप वो कहता है कि मुझे अब एक दिन के अंदर एक कोई खास ऐसा समय बताइए जिसमें मुझे कोई अच्छा काम करना, कोई ऐसा समय बताएं, कोई अच्छा मुहूर्त दीजिए दिन का जहाँ पर मैं ये काम कर सकूँ। तो अब वो मुहूर्त कैसे निकालेंगे इसका? मुहूर्त निकालने के लिए सूर्य कुंडली को लीजिए, उसकी सूर्य कुंडली को निकालिए। सूर्य कुंडली के अंदर पॉइंट्स को ऐड करना है आपको। कैसे पॉइंट ऐड करना है? पहले से चौथे भाव के पॉइंट्स को ऐड करिए। ये पहले से चौथा भाव जो होता है, ये सूर्योदय से सूर्यास्त का मतलब जो डे लाइट का समय है, जो दिन मान है उस दिन का, दिन मान जिसे कहते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त का ये जो टाइम है, इसके पहले एक तिहाई हिस्से को यहाँ से देखो। 1/3 हिस्सा जो होता है दिन का, उसका पहला 1/3 हिस्सा जो होता है वो एक से चौथे भाव से आता है। तो एक से चौथे भाव के भिन्नाष्टक के, सूर्य के भिन्नाष्टक के पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए। ये सूर्य का भिन्नाष्टक है, एक से चौथा हाउस अगर आप यहाँ पर लेंगे, ये निकलेगा 4, 4। ये मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया कैलकुलेशन, आपको ये करना है 4, 4, 4, 7। यहाँ पर आपको इस तरह से ऐड करना है। ये टाइपिंग में कुछ गलती हो गई है, आप अपनी तरफ से ये ऐड करिए। पहले से देखिए चौथे भाव के पॉइंट्स को ऐड करिए। उसके बाद नेक्स्ट 5वें से 8वें भाव के पॉइंट्स को ऐड करिए। और उसके बाद 9वें से 12वें के पॉइंट्स को ऐड करिए। तो अब जिस भी भाव के अंदर ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन गलत हो गई है कि जिस भी भाव के अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो जो हिस्सा है दिन का, वो समय होगा जब आप अच्छे काम कर सकते। हैंड रेज किसी ने किया? कृष्ण जी, जी कृष्ण जी। कृष्ण जी आपका हैंड रेज हुआ था, बताइए कोई क्वेरी? रितु जौहरी जी। सर कैन यू हियर मी? हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी सर, हमें वहां से पहला भाव लेना है जहाँ पे सन बैठा है, या कुंडली का पहला भाव लेना है? दोबारा बोलिए। हमें जो फर्स्ट हाफ देखना है वो हाँ, सूर्य कुंडली, सूर्य से देखना है, सूर्य से देखना है। तो जो आपने ये कैलकुलेशन यहाँ हाँ मैंने दिखा रखी है, देन दैट नहीं मीन नहीं दैट इज करेक्ट। नहीं नहीं कैलकुलेशन ठीक है, बट मैंने सूर्य कुंडली को ऊपर नहीं लगाया है, इसलिए मैं आपको कह ओके रहा हूँ कि आप अपनी इंडिपेंडेंटली कैलकुलेशन करिए। बिकॉज ये जब मैंने कुंडली लगाई थी तो आइडियली ये मुझे इसे सूर्य कुंडली के हिसाब से इसे ऊपर लगा देना था, ठीक है? ओके तो ओके आप अपनी तरफ ओके से मतलब ये कैलकुलेशन मैंने आपको कहा कि कैलकुलेशन गलत है, ताकि आपका ध्यान इस तरफ बिल्कुल ना आए, आप अपनी तरफ से कैलकुलेट करिए। सूर्य कुंडली से कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर हाँ अगर हाँ मैं आपको हाँ कहूँगा कि कैलकुलेशन ठीक है और मैं कैलकुलेशन इधर से करूंगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ओके इंडिपेंडेंटली कैलकुलेशन करिए, आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा। आपको सूर्य कुंडली का मतलब होता है कि बेसिकली सूर्य को मुझे ऊपर लेके जाना चाहिए था पहले भाव में। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, दैट इज वाई आई थैंक सेड कि इसको कंसीडर मत करिए, आप टेक इट एज नल एंड वॉइड कैलकुलेशन। यू। ओके, थैंक यू सर। अब आप ये जो अब आपने कैलकुलेशन की है, अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा भाव जो है ये आपको कौन सा हिस्सा ये आपको सही सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा है। जो पॉइंट दे रहा है उसको आप उस दिन के उस पोर्शन में आपको शुभ काम करना है। अगर फर्स्ट हाउस, फर्स्ट जो पार्ट है वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आपने जो दिन कैलकुलेट किया था, मान लीजिए गर्मियों के दिन है और दिन 13 घंटे का निकलता है, 13 घंटे का मतलब हुआ कि ये 1/3 पोर्शन जो है उसका वो 4 घंटे 20 मिनट का आएगा। तो पहले 4 घंटे 20 मिनट के अंदर मतलब सुबह सुबह वो काम कर लीजिए। अगर दूसरे पोर्शन के अंदर पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं तो आप उसको कंसिडर करिए कि दोपहर के समय काम करना अच्छा रहेगा।
और लास्ट पोर्शन के रिजल्ट अगर अच्छे वो पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि शाम को 3-4 बजे के बाद ये काम करना ठीक है। तो आप इस तरह से सूर्य कुंडली से मुहूर्त निकाल सकते हैं। सूर्य कुंडली से मुहूर्त निकालने का या चीज़ों को सूर्य से चेक करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके लिए वो ग्रह ने क्या काम करना है। एक मुहूर्त जो हम निकालते हैं कि योग, करण, नक्षत्र जो हम निकालते हैं वो तो ठीक है, वो तो एक जनरल चीज़ें हैं। बट मेरे अपने लिए जो ग्रह ने काम करना है मुझे उसको भी कंसिडर करना है ना, कि ग्रह मेरे लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा आज किसी नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट चंद्रमा का हो रहा है, नक्षत्र बहुत अच्छा है, पर वो नक्षत्र मेरे लिए वध नक्षत्र है, तो मैं वहाँ उस समय काम कैसे कर सकता हूँ। यहाँ से इस तरह से वो चीज़ को निकाल लिया जाता है कि आप प्रेरणा मैम हेलो जी मैम बोलिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अगर कैलकुलेशन में आपको दो पोर्शंस ऑफ डे में इक्वल पॉइंट्स मिल रहे हैं तो दोनों एंड में फॉर कभी भी कर लीजिए, कभी नहीं कर फॉर लीजिए। एग्जांपल सर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि आपको घर का गृह प्रवेश करना है या ये मैरिज का टाइम है, तो सर अटमोस्ट प्रायोरिटी जैसे अभी आपने वही बोला कि वध तारा है या ये जो ज्वालामुखी योग होते हैं इसको भी हम लोग कंसिडर तो करेंगे ही। लाइक फॉर एग्जांपल गृह प्रवेश यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में लोग प्रेफर करेंगे, तो अगर इक्वल पोर्शंस हैं मॉर्निंग में हमें गलत नक्षत्र मिल रहा है देन? हाँ तो फिर आप अगर आप नक्षत्र के ऊपर जा रहे हैं तो मतलब ये है ना कि ये भी एक मेथड हो जाता है। नक्षत्र से तो आपने निकाल लिया कि जैसे वो नक्षत्र उस समय ठीक है नहीं है, योग ठीक है या नहीं है, करण ठीक है या नहीं है, ठीक है ना, वो तो चीजें हम पंचांग से निकाल लेते हैं। फाइनली हमें ये चेक करना होता है कि वो सारी चीजें तो निकल गई है, बट मेरा अपना ग्रह उस समय क्या स्टोरी दे रहा है। ठीक है, मेरे अपने ग्रह जो है उस समय वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है उस समय, वो तो एक जनरल गोचर हो गया ना मैम। हाँ जी हाँ जी, तो एक जनरल नक्षत्र हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने पव, बालव, करण, ये इस तरह से आप निकालते हैं ना, जी आपने निकाल लिया, आपने कहा जी बहुत अच्छा है, बट मेरा सूर्य तो उस समय खराब है। जी जी अगर मुझे मान लीजिए कोई मंदिर से रिलेटेड काम करना है, कोई ऑस्पिशियस काम करना है और सूर्य खराब है या गृह प्रवेश करना है, सूर्य खराब है, तो वो टाइम फिर अवॉइड कर देना चाहिए ना, कि बाकी सब चीजें ठीक है, बट मेरा अपने कुंडली तो परमिशन नहीं दे रही है। जी कुंडली को बाकी चीजों के साथ टैली करना होता है ना। मेरी कुंडली अगर परमिशन नहीं दे रही है तो फिर मैं वो काम मुझे रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है सर। तो ये जो मेथड होता है ना, बहुत आपको सिंपल तरीके से अष्टक वर्ग इन चीजों की नॉलेज दे देता है, बहुत सिंपल मेथड। ओके सर, ओके सर। ये जो मैंने कैलकुलेशन का आपको बताया था इसे कंसीडर मत करिए, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया था कि मुझे सूर्य को ऊपर लेके जाना चाहिए था, तो इसलिए ये आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। तो जो भी आपका जो हाईएस्ट पॉइंट निकला है उस समय आप कंसीडर ये करने का कर सकते हैं। ये हो गया बोर्ड निकालने का। नेक्स्ट अब कंसीविंग के लिए, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए कंसीव करने का क्या तरीका है इसके लिए। भरत पटनी जी, किशन कुमार जी, किशन जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। भरत जी आई एम म्यूटेड। सर ओके, अभी अभी आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, जी आ रही है, बोलिए सर। कंसीविंग से पहले मैरिज, डेट ऑफ मैरिज या टाइम ऑफ मैरिज का बताइए ना सर। बताता हूँ, उसका भी बता देता हूँ, ठीक है। मैरिज एक्चुअली क्या होता है सर कि मैरिज के अंदर ना बहुत सारे ग्रह देखे जाते हैं और मैरिज में दोनों चार्ट को लगाया जाता है। मैरिज का मुहूर्त निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर मैं कंसीविंग मुहूर्त निकालने की बात नहीं कर रहा मैं, पर किसी जातक का समझो टाइम ऑफ मैरिज निकालना हो अपने को। मैं बता देता हूँ सर। जी जी जी, मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर, आ जाता हूँ, ठीक है, आई विल कम टू दैट। एक संजीव जी का, संजीव जी आपकी क्वेरी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, जी बताइए सर। ये जो आपने सन का दिखाया वो सन का तो वो फिक्स रहेगा ना, हमारा सन का बीमाष्टक तो सेम रहेगा। जी 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 जी, तो वो ऑलवेज वो टाइम हमारे लिए हमेशा वही टाइम ही सही रहेगा कोई भी काम करने के लिए ऑलवेज। हाँ, क्योंकि सूर्य जब जब उस राशि में से निकलेगा तो सूर्य ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा हमें। ओके,
तो मतलब हर 12 महीने में एक बार सूर्य, जैसे यहाँ पर आया था जेमिनी साइन और सेजिटेरियस साइन, तो जून का महीना और दिसंबर के महीने में इस जातक को, जिसका ये चार्ट है, सूर्य उसे अच्छे रिजल्ट देगा। अगर उस समय सूर्य की दशा चल रही होगी तो रिजल्ट मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना कि गोचर के ऊपर दशा लगानी होती है, गोचर से पहले दशा होती है। तो अगर दशा आ रही है उस समय सूर्य की किसी भी तरह से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है सूर्य की, और साथ में गोचर भी आ गया, तो आपको उसके रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं, वो समझ में आ गया सर के गोचर से मूवमेंट, बट विद डेली का जो मुहूर्त का आपने बताया, तो मुहूर्त में हमारा सूर्याष्टक के पॉइंट्स तो वही रहेंगे, तो वो टाइम है ना, तो उसके हिसाब से हमारा ऑलवेज लाइफ लॉन्ग हमारा वो टाइम स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। कंसीविंग का ये बताया जाता है, अब कंसीविंग इज नॉट इन आवर हैंड्स एक्चुअली, इट इज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट उस चीज के ऊपर, बट ये बताया जाता है कि क्या किस समय वो हो सकता है, व्हाट आर द टाइमिंग्स इन व्हिच दिस कैन हैपन। मैरिड लाइफ के लिए क्वेश्चन आया है वंदना जी का, उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। मैरिड लाइफ के ऊपर विल डू दैट, मैरिड लाइफ को भी कर लेते हैं। ट्रांजिट ऑफ सन एंड जुपिटर, सूर्य और जुपिटर का ट्रांजिट जिस राशि पे, अब आप इसको कंसिडर करिए, पहले सबसे लीजिए जुपिटर का भिन्नाष्टक। जुपिटर के भिन्नाष्टक में जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है, जिस राशि को सबसे ज्यादा पॉइंट है, उस राशि पे से जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा या सूर्य का ट्रांजिट होगा, तो ये कहा जाता है कि उस समय कंसीविंग के चांसेस होते हैं। तो दिस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु हैव प्रॉब्लम ऑफ कंसीविंग, तो उनके जुपिटर को भिन्नाष्टक को निकालिए। जुपिटर किस लिए? बिकॉज जुपिटर वन इज जुपिटर इज ऑस्पिशियस प्लैनेट, सेकंड जुपिटर होता है फिफ्थ हाउस का कारक, फिफ्थ हाउस होता है संतान का, ठीक है। तो संतान के भाव का कारक हो गया जुपिटर, जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो जुपिटर को जिस राशि के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं जुपिटर के भिन्नाष्टक में, वहां से जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा या सूर्य का ट्रांजिट होगा, तो चांसेस ऑफ कंसीविंग आर हाई मैरिज के लिए। अभी यहाँ पर वो प्रॉब्लम का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक एंगल देखने का, भिन्नाष्टक से सिर्फ एक एंगल निकालने का, उसके बहुत सारी चीजें हैं। तो मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है इफ योर वाइफ इज कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन विच हैज मिनिमम पॉइंट इन भिन्नाष्टक ऑफ वीनस। वाइफ जो होती है वो कहाँ से देखी जाती है? वीनस से। वाइफ का कारक है वीनस, विवाह का कारक भी वीनस है। तो मेल चार्ट में अगर आपको ये देखिए मेल की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखिए कि उसकी जो वाइफ है उसकी राशि किस डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, ठीक है। वीनस मतलब जो वाइफ की राशि है वीनस की, वो कौन सी किस डायरेक्शन को डिनोट कर रही है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकाले जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा डायरेक्शन का कि किस राशि का कौन सा डायरेक्शन होता है। 159 राशि जो होती है ईस्ट को डिनोट करती है, कि अग्नि तत्व की जो राशि है वो ईस्ट को डिनोट करती है, पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 साउथ को, वायु वेस्ट को, और 4, 8, 12 जल ये नॉर्थ को डिनोट करती है, ठीक है। तो शुक्र को देखिए, शुक्र कौन से डायरेक्शन से है, और अपनी वहां पर अगर शुक्र को भिन्नाष्टक में कम पॉइंट मिले हुए उस राशि के अंदर, तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। शुक्र को अगर इस राशि के अंदर कम पॉइंट मिले हुए हैं, जिस राशि में कम पॉइंट मिले हुए हैं उस हिसाब से उसको लिंक करेंगे आप, तो आपको मैरिज की प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। ये छोटे छोटे ऐसे क्लूज हैं। अब कुछ क्वेरीज जो आपकी थी उनको मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने से पहले। वन क्वेरी वाज कि ओवरऑल मैरिज को कैसे देखते हैं। मैरिज के लिए 7th हाउस को कंसिडर किया जाता है, 7th हाउस को कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि 7th हाउस के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, ठीक है। अगर 28, 30 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो हम ये मानते हैं कि मैरिज लाइफ उसकी सक्सेसफुल होगी, हैप्पीनेस होगी लाइफ के अंदर, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पॉइंट जितने 28 या 30 से कम होते जाएंगे उतनी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, ये एक जनरल रूल होता है। बट इसके साथ जो एक बेसिक रूल था इसका कि आपको स्टेटस भी लगाना है, ठीक है। मैंने शुरू में ही आपको पॉइंट बताया था एक, पीछे आ रहा हूँ कि आपको सारी चीजें इसमें कंसिडर करनी है, एस्ट्रोलॉजी के सारे रूल्स को आपको कंसिडर करना है, ये वाले पॉइंट्स कि आपको बेसिक रूल सारे अप्लाई करने हैं। तो आप 7th हाउस के अंदर जब आप प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि 7th हाउस को लीजिए,
ये जैसे 7th हाउस है, किसी का 7th हाउस है, इस चार्ट को हम ले लेते हैं, यहाँ पर 28 पॉइंट्स ले लूंगा, एवरेज पॉइंट्स मिले हुए यहाँ पर, ना कम है ना ज्यादा है यहाँ पर, तो इसका मतलब मैरिज लाइफ ठीक ठाक रहेगी, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी। साथ साथ यहाँ के लॉर्ड को कंसिडर करना है क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रूल है, तो अष्टक वर्ग से आपको ये मिल गया ये कि लाइफ के अंदर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चल गया, जितने ज्यादा पॉइंट ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मैरिज के अंदर ऑस्पिशियसनेस रहेगी, अच्छे रिलेशंस रहेंगे, पॉइंट जितने कम होंगे उतने रिजल्ट खराब होते जाएंगे। ये एक व्यू पॉइंट है, अभी मैंने कहा कि ये एक व्यू पॉइंट है। अब इसके अंदर एक मैं आपको सेकंड व्यू पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेकंड व्यू पॉइंट ये होता है कि लग्न के पॉइंट 7th हाउस से ज्यादा होने चाहिए। लगन के पॉइंट मतलब लगन मतलब ये जातक खुद, अगर ये आपका चार्ट है तो ये आप खुद है, ये मैं हूँ। ठीक है, मैं, ये मैं दिखा रहा है मेरी अपनी पर्सनैलिटी, ये दिखा रहा है स्पाउस की पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी अगर स्पाउस की पर्सनैलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैरिज के अंदर वो स्पाउस मेरे ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएगा। हर आदमी यही चाहता है कि दूसरा आदमी उसके ऊपर डोमिनेट ना करे। तो अगर 7th हाउस के पॉइंट्स लगन से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब spouse will not be able to dominate you. That is another viewpoint which is given for 7th house. अब yes, थर्ड एक और इसके अंदर पॉइंट है, थर्ड एक जगह ये भी बताया गया है कि 7th हाउस के अंदर पॉइंट तो कम ही होने चाहिए। ठीक है, 7th हाउस के पॉइंट अगर कम भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट कम होंगे इसका मतलब है कि आप उस मैरिज के अंदर उतना ज्यादा आप डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो 7th हाउस के पॉइंट अगर 20 भी हैं, 19, 20, 22 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब स्पाउस जो है आपकी सुनेगा, यू स्पाउस विल लिसन टू यू, यू विल नॉट बी डोमिनेटेड बाय दिस स्पाउस। ये व्यू पॉइंट भी यहाँ पर कहा जाता है 7th हाउस और फर्स्ट हाउस से रिलेशन बनाना। अच्छा, देन यहाँ पर एक चीज होती है कई बार कि 7th हाउस के अंदर पॉइंट तो बहुत अच्छे होते हैं, 28, 30 पॉइंट्स होते हैं, फिर भी उस इंसान का डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स कैसे हो गया? तो इसके लिए कहा जाता है कि उसकी जिंदगी में शादी का सुख तो है, अगर एक डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी जरूर होगी और वो दूसरी सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि शादी का सुख है कि प्रोबेबली जो पार्टनर था उसकी कुंडली खराब थी, उसकी कुंडली यहाँ पर डोमिनेट कर गई और डिवोर्स हो गया, बट आपकी अब कुंडली ये कह रही है कि आपको शादी का सुख मिलेगा। तो अगर 30 पॉइंट के इंसान का डिवोर्स हो जाता है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि उसको शादी का सुख मिलेगा, उसकी जिंदगी में शादी का सुख है। स्पाउस की कुंडली यहाँ पर डोमिनेट कर गई, उसकी वजह से डिवोर्स हो गया। तो ये 7th हाउस के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, मैंने आपको 3-4 अलग अलग व्यू पॉइंट्स दे दिए कि 7th हाउस को किस तरह से कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अब ये पॉइंट आ गया है कि ये कम या ज्यादा पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक गिविंग यू अ डिफरेंट स्लाइड नाउ कि किसी हाउस के अंदर कितने पॉइंट होने चाहिए। ये तो एक हो गया कि 28 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स की एवरेज मान ली गई है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज समथिंग मोर ऑल्सो, उसके ऊपर अभी आते हैं। प्रश्न मार्ग एक ग्रंथ है ज्योतिष का। प्रश्न मार्ग के इस ग्रंथ में इस चीज को कि हर हाउस में बराबर 28 पॉइंट होने चाहिए, एवरेज 28 या 30 पॉइंट होने चाहिए, उसकी जगह प्रश्न मार्ग में हर हाउस के लिए अलग अलग पॉइंट्स का क्राइटेरिया दिया है कि वो हाउस किन चीजों को लाइफ में डिनोट करता है, उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बेसिस पे प्रश्न मार्ग ने हर हाउस के लिए अलग अलग पॉइंट्स का क्राइटेरिया दिया है। स्टैंडर्ड 28 पॉइंट्स का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है यहाँ पर प्रश्न मार्ग की तरफ से। तो वो क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर आते हैं कि जो प्रश्न मार्क के हिसाब से 12 पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए वो ये, पहले भाव के अंदर 25 पॉइंट, दूसरे भाव में 22, तीसरे में 29, चौथे में 24, पांचवें में 25, छठे में 34, सातवें में केवल 19 पॉइंट दिए हैं उन्होंने। 19 पॉइंट भी हैं तो बहुत है प्रश्न मार्क के हिसाब से। आठवां 24, नौवां 29, 10वां 36, 11वां 54, 12वां 16। अगर ये लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। दिस इज एज पर प्रश्न मार्क। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ज्योतिषियों ने, अलग अलग पुराने ज्ञानी मुनियों ने अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं, अपने अपने तरीके से एनालाइज किया हुआ है। तो दिस इज वन अनदर मेथड विच इज वाइडली यूज्ड इन अष्टक। आप 28 को एवरेज मान के नहीं चलते, इसको भी कंसिडर करते हैं। दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड एंड रिकमेंडेड सेट ऑफ पॉइंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर रुका हूँ।
आगे चलें अभी या वेट करना है? चलिए, मेरे ख्याल से अब तक सबने लिख लिया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब एक क्वेरी आई थी कि विवाह के लिए, विवाह का अगर आपने मुहूर्त निकालना है तो क्या करना है? देखिए, विवाह के मुहूर्त के लिए विवाह के मुहूर्त के लिए हमें क्या करना है? विवाह के लिए प्लैनेट्स कौन-कौन से होते हैं? तो पहले तो हमें लग्न को देखना होता है, ठीक है? उसके बाद विवाह के कारक हो गया जुपिटर और वीनस, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है? ये ग्रह हो जाते हैं। तो जब उस समय का विवाह का मुहूर्त निकल रहा है, उस समय ये चेक कर लीजिए कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ये किसी बेलेफिक हाउस में तो नहीं बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी इस हाउस किसी ऐसे राशि में से इनका ट्रांजिट हो रहा है, जहाँ पर 0, 1 या 2 पॉइंट मिले हुए हैं। खास तौर से जुपिटर, वीनस, सूर्य को तो ज़रूर देखिए वहाँ पे, विवाह के लिए। आप चाहें तो वहाँ पर चंद्रमा को आप हटा सकते हैं, कुछ हद तक चलिए हटा सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, बट आप सूर्य, जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र के गोचर को ज़रूर चेक करिए विवाह के लिए कि वो उस समय जो उनका गोचर हो रहा है, उस समय जिस राशि से गोचर हो रहा है, वहाँ पर उसे कितने पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है? उनके भिन्नाष्टक में जाके चेक करिए, सर्वाष्टक में जाके चेक करिए। सर्वाष्टक में, भिन्नाष्टक में चेक करिए कि उनको कितने पॉइंट मिले हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी एक पीछे हमने शनि वाला केस के अंदर देखा था कि ओवरऑल पॉइंट तो बहुत अच्छे मिले हुए हैं सर्वाष्टक के अंदर, मान लीजिए 30 पॉइंट मिले हुए हैं, बट जुपिटर को वहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट मिले हुए हैं, या सूर्य को केवल 1 पॉइंट मिला हुआ है। तो सर्वाष्टक या पूरे समुदाय अष्टक वर्ग से भी देखिए और भिन्नाष्टक से भी चेक करिए कि ये जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उस काम के कारक ग्रह की उनके क्या गोचर है, उसको भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिल रहे हैं, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जैसे कभी पॉइंट पटनी साहब ने दिया था कि विवाह को कैसे चेक करना है, तो विवाह को इस तरह से चेक करना है। तो इसी तरह से अगर आपने घर का मुहूर्त करना है, एक क्वेश्चन आया था घर के मुहूर्त का, तो घर का अगर आपने मुहूर्त करना है तो उस समय चेक करिए कि सूर्य के पॉइंट्स क्या हैं, और साथ-साथ अगर आपने ज़मीन खरीदनी है, अगर आपने ज़मीन का भूमि पूजन करना है, भूमि पूजन के लिए चेक करिए कि मंगल के पॉइंट्स कितने, मंगल का गोचर उस दिन कैसा है, मंगल के उस समय सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक में क्या पॉइंट मिले, ठीक है? तो भूमि पूजन के लिए मंगल को कंसीडर करिए। इस तरह से ये चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब ये एक टेबल है जिसमें बेसिकली लो पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली वही है कि जिस पॉइंट के जिस हाउस के अंदर कम पॉइंट होंगे वहाँ पर खराब रिजल्ट आएंगे। दूसरा घर अगर फैमिली का है और सेविंग्स का है तो दूसरे घर का अगर खराब होगा तो वहाँ पर खराब रिजल्ट आएंगे। थर्ड हाउस कॉन्फिडेंस करेज का है तो थर्ड हाउस खराब होगा तो लो कॉन्फिडेंस करेज होगा, नेगेटिविटी रहेगी। ये चीज़ें तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल रूल्स हैं जो आप इमीडिएटली डिराइव कर सकते हैं कि जो भाव वीक है उस भाव से रिजल्ट खराब हो जाए। तो ये हो गया फ्रॉम माय साइड ऑन अष्टक वर्ग एंड सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर पूरा अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक के ऊपर डिस्कशन। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, और जितना व्हाटएवर आई वांटेड टू प्लान वो अपनी तरफ से मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हम यहाँ, तो आप अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर दीजिए, उसको हम ले लेंगे। तो वन इज कृष्ण कुमार जी। जी कृष्ण जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज टाइप कर दीजिए। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर ऊपर चैट बॉक्स आ रहा है, वहां पर टाइप कर दीजिए प्लीज आप, मैं वहां से आपका ले लूंगा क्वेरी। पटनी साहब, देखिए हम लोग करीब इस समय यहाँ पर करीब 40 लोग हैं यहाँ पर, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वो टाइप कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। सभी को एक साथ अनम्यूट करूंगा तो बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा, 40 पीपल के अंदर काफी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वन बाय वन। पटनी साहब का यहाँ क्वेश्चन था। सर बाय मिस्टेक दब गया था। अच्छा ओके सर। ओके। डॉक्टर प्रेरणा जी। हेलो जी मैम।
सर आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. कभी कभी सर देखा गया है कि जो 6th हाउस है, लाइक इट इज सेड कि पॉलिटिशियंस जब हम देखते हैं या हम किसी तरह के कॉम्पिटिशंस देखते हैं, वी डेफिनेटली चेक इन द हॉरोस्कोप अबाउट द 6th हाउस, एंड इवन इफ इट इज सेड दैट इन कलयुग 6th हाउस हैज टू बी यू नो ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आपको किसी भी तरह का डीलिंग करनी है कंसिडरिंग द टाइम. सर अगर 6th हाउस के अंदर देयर इट इज सेड दैट जुपिटर इफ ट्रांजिटिंग इन द 6th, 8th और 12th, I mean, I just want to ask, so what is the significance of this kind of a transit, and particularly in connection with the 6th house? Like, क्या 6th house का रोल हम भिन्नाष्टक में देखें और इसको किस तरह से एनालाइज करें? Of course, उससे डेप्थ्स आते हैं, हमने उससे देखा कोर्ट लिटिगेशंस whatever. But sir, what is the other way of looking at 6th house? Jupiter, if it in 6th house, that means like, see, if I have to look at it from different angles, 6th house is house of disease and loans, right? So you can get loans. Jupiter will get you loans. One is if somebody who is struggling to get a loan, right? Like for example, बैंक से loan नहीं मिलता है. if अगर उसका Jupiter वहाँ पर आ गया तो उसको loan sanction हो जाएगा. I'm not talking now of repayment capacity, but Jupiter will get him loan because Jupiter is the कारक of expansion. वहाँ पर आएगा तो loan को expand करेगा तो आपको loan तो मिल जाएगा वहाँ पे. Everything, particularly 6 and 12, they have two sides. इसलिए इनको त्रिभाव कहते हैं क्योंकि इनमें auspiciousness नीचे छुपी हुई है, malefic results ऊपर है. तो Jupiter what will do is Jupiter will try to increase whatever is available. Loans आपको दिलवा देगा, repayment आप सोचते रहिए कैसे आपको करना. Jupiter अगर आएगा तो you will be able to handle your enemies with intelligence. अभी तक अगर आपकी लड़ाई हो रही थी वहाँ पर enemies के साथ, probably Mars का influence था या कोई और influence था, Jupiter आएगा थोड़ा सा sort करवाने की कोशिश करेगा. You will get ideas on how to deal with the things in a positive manner. Okay. तो जुपिटर आपको वो एलिमेंट भी दे देगा. इंटेलिजेंस आ गई ना 6th हाउस के अंदर, तो जुपिटर विल गिव यू दैट इंटेलिजेंस. नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली रिकंसाइल थिंग्स विद देम. तो वो एलिमेंट भी वहाँ पर जुपिटर से आ सकता है. जुपिटर अगर वहाँ पर आएगा, अगर जुपिटर का इफेक्ट कहाँ पर जा रहा है ये देखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल 12th हाउस है. 12th हाउस इज फॉर एग्जांपल ऑफ यू वांट टू गो अब्रॉड. समबडी वांट्स टू गो अब्रॉड और उसका यू नो दैट वीजा या पीआर नहीं आ रही है. 6th हाउस में जुपिटर आ गया एस्पेक्टिंग द 12th हाउस, तो प्रोबब्ली पीआर लग जाएगी. जुपिटर का एस्पेक्ट बेनिफिट होता है ना. जुपिटर अगर हाउसेस के अंदर फॉर एग्जांपल ओरिजिनल चार्ट के अंदर जुपिटर किसी बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में आ गया तो वो बेनिफिक रिजल्ट्स को ही कैरी कर रहा है. 6th हाउस के अंदर उसको ठीक ठाक पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो वो अपने नैसर्गिक जो उसका नेचर है ऑस्पिशियसनेस का, वो प्लस चार्ट में अगर बेनिफिक हाउसेस में बैठा हुआ है वो लेके 6th हाउस से 12th पे अगर नजर डालेगा तो आपको टीआर दिलवा देगा उससे. तो you basically have to see that both the things are possible. 6, 8 and 12 particularly दोनों चीजें दिखाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो both things are there. तो जुपिटर आपके एनिमीज को तो बढ़ाएगा, बट आपको इंटेलिजेंस भी देगा कि कैसे उन्हें डील. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ वेरी फेमस एग्जांपल. जैसे आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में 6th हाउस में जुपिटर है, राइट. तो जो एनिमी मिले थे वो बहुत ज्यादा थे, मल्टीप्लायर ऑफ एनिमीज, बिकॉज एनिमीज कौन थे? पूरा किंगडम था, ब्रिटिश एम्पायर था पूरा किंगडम. जुपिटर ने एनिमीज को बिग एनिमीज, बट ही नेवर फॉट विद एनिमीज. और मतलब लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे जाना. बट हम एक सिंपल लेते हैं कि हाउ डिड ही फॉट व्हाटएवर, मतलब उन्होंने जो भी लड़ाई की थी एनिमीज के साथ कैसे की थी? इंटेलिजेंस के साथ ना, बिकॉज जुपिटर वाज देयर, एनिमीज भी ज्यादा थे एंड ही फॉट विद देम विद इंटेलिजेंस. दैट मींस दिमाग से लड़ाई लड़ी थी, हाथों का इस्तेमाल नहीं किया. मंगल वहां बैठा होता तो आप एनिमीज के साथ वायलेंस के साथ डील. जी ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू. नाउ संजीव जी. संजीव जी बोलिए. हाँ जी सर, ये आपने शायद स्टार्टिंग में बताया था कि जो बिंदु और उसमें साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फर्क है, तो अभी इसको हम बिंदु कंसीडर करेंगे ना? हाँ बिंदु. मैं मतलब बेसिकली आप सिंपल ये मान लीजिए मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ इसको, मैं बेनिफिट पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ. ओके. तो आप उसे पॉइंट मान लीजिए, बिंदु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. व्हाट इज इन अ नेम. ठीक है ना? करेक्ट. ऋतु मैम, ऋतु जौहरी जी. किसी के समुदाय अष्टक वर्ग या शनि के भिन्नाष्टक से हम 7.5 देख सकते हैं. जी मैम देख सकते हैं बिल्कुल. जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि से आप 10th और 11th हाउस को कंसीडर करिए,
हाँ जी, नो दैट इज फॉर इनकम, दैट इज फॉर इनकम कि उसमें तो उसमें पैसा कैसा रहेगा, बट अगर जैसे पीस ऑफ माइंड या कुछ देखना है कि 7.5 कैसे जाएगी, तो वो उन 3 भाव को देखिए कि उन 3 भाव के अंदर शनि ने, जिन 3 भाव से शनि ने 7.5 करनी है, उन 3 भाव में हाँ शनि जी, को कैसे पॉइंट मिले। अगर पॉइंट अच्छे मिले ओके हुए हैं तो 7.5 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर 3 पॉइंट 2 ओके, पॉइंट मिले हुए हैं तो 7.5 ट्रबलसम होगी, अच्छा। क्योंकि शनि का गोचर और खराब हो गया ना वहाँ पे, हम्म, इसलिए। और सर अगर जैसे दशा चल रही हो केतु की, राहु की, तो उनका विनाशक कैसे देखें? मैम, राहु केतु का भिन्नाष्टक कहीं भी दिया नहीं गया है। 1-2 जगह राहु के भिन्नाष्टक को बनाने का तरीका बताया गया है, ठीक है? हाँ जी, वो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाता है क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव अवॉइडेड इट, बट इन 1 or 2 बुक्स द मेथड टू कैलकुलेट राहु भिन्नाष्टक हैज बीन गिवन। बट आई मीन हाउ टू सी कि अगर दशा चल रही हो राहु केतु की तो वो कैसे देखें? उसके लिए जो जनरल मेथड बताया गया है वो यही है कि राहु जो है वो शनिवत और केतु कुजवत, वो आप लीजिए और उनके पॉइंट्स को 30 में से माइनस करके उनको उनकी डिग्रीज को निकालिए। नहीं सॉरी सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? राहु की जो डिग्री है, राहु किस डिग्री पे ट्रैवल कर रहा है, वो उसे आप 30 में से माइनस करके उसको शनि के विनाष्टक से शनि के विनाष्टक से आप उसको लगा लीजिए, ठीक है? अच्छा, तो क्योंकि शनि राहु का वक्री होता है विनाश, ना, राहु तो वक्री होता है ना, तो हाँ शनि के जी, विनाष्टक में राहु को उल्टा करके लगा दीजिए। उल्टा मतलब उसको 30 में से माइनस करके उसकी डिग्री निकालिए, क्योंकि राहु अगर मान लीजिए किसी भाव में 28 डिग्री पे बैठा हुआ है तो एक्चुअली वो 2 डिग्री हाँ चला है, 30 से 2 डिग्री चला है ना, करेक्ट, तो आप उसे हाँ 2 जी, डिग्री के हिसाब से शनि के अष्टक वर्ग से उसे कैलकुलेट कर लीजिए, शनि के भिन्नाष्टक, तो ये बताया। तो नया ही बनाना पड़ेगा, वी कांट यूज द सेम हाँ, विनाशक एज वो सैटर्न। हाँ, वो भिन्नाष्टक को स्टडी करने का एक मेथड होता है, वो एक बहुत लंबा हाँ जी, मेथड है, तो वहां हाँ पर जी, उसको बताया गया है कि आप उसकी डिग्रीज को एडजस्ट करके उसको शनि से चेक कर लीजिए। तो बोथ द व्यू पॉइंट्स आर देयर, सम व्यू पॉइंट इज दैट इट इज नॉट गिवन, तो राहु केतु का बनता नहीं है। सम पीपल से दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू शनि विनाष्टक, सम पीपल से हाँ दैट इट जी, कैन बी क्रिएटेड ऑल टुगेदर न्यू। So there are 3 different viewpoints on विनाष्टक of शनि, ठीक ओके, थैंक यू सर, है? थैंक तो कुंजल जी, आपका भी क्वेश्चन यही था, राहु केतु का कोई तरीका है? तो वही ऐसा 3 व्यू पॉइंट्स है, नहीं बनता, शनि से बन सकता है, या राहु का अलग से बन सकता है। वो एक अलग मेथड दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आई हैव नॉट कंसीडर्ड कंसीडरिंग द टाइम। नरेंद्र जी। जी सर। जी सर, बताइए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो ये पहले तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, परमानेंट बना लीजिए पहले। सर, दूसरा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर से निकालेंगे सर इसको? सॉफ्टवेयर देखिए, अष्टक वर्ग सभी सॉफ्टवेयर से सेम निकलता है मेरे ख्याल से, इसमें